ज़रूर शुजात भाई से मुलाकात होती है, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ मैं उनसे मिलता हूँ। ये ज़रूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो नौजवानों की एक बड़ी तंजीम से जुड़े हुए हैं और चूँकि अक़ीदा अहले सुन्नत से वाबस्तगी के बाइस मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि तरक्की को अगर आपने बांटा नहीं तो फिर एक दिन आप भी ख़तरे में आ जाएंगे। ये ज़रूरी है। जो मेरा सब्जेक्ट करियर एंड पेरेंटिंग है वो मुसलमानों की इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अंग्रेज़ी में एक मशहूर मक़ूला है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, भलाइयाँ घरों से शुरू होती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज मेरी बात को मैं 3 डिपार्टमेंट में बांट के करने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपसे एक अनोखी बात कहने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि हम सबको स्वार्थी बनना है, खुदगर्ज। और खुदगर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरा भला हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए। हमें खुदगर्जी की आधी किताब पढ़नी है, उसका मतलब है मेरा भला तो होना ही चाहिए। आपके शहर में बोलने वाले मुसलमानों की कमी नहीं होगी, पर आपने एक आदमी जयपुर से बुलाया, एक बनारस से बुलाया, एक अलीगढ़ से बुलाया। किन लोगों को बुलाया? आपने उन लोगों को बुलाया जो इन्फॉर्म्ड हैं। कौन इन्फॉर्म्ड हैं? जो सीधे तौर पर आपको नफा पहुंचा सकते हैं। बाकी तो आप में से कौन ऐसा है जो है मुकर्रिर और मुफक्किर नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि मुनाफा पहुंचा सकते हैं क्या, नफा पहुंचा सकते हैं क्या। इसलिए नफा कौन पहुंचा सकता है? नफा वो पहुंचा सकता है जो शक्तिशाली है, मजबूत है। तो मजबूत होने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे हम कैरियर और पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। खुदगर्जी, भलाइयां, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। खुदगर्ज, समझदार खुदगर्ज होना है हमको। हमें ऐसा लगता है कि भलाई का नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि कोई एक महफिल होगी, उसमें बहुत सारे लोग जमा होंगे, बहुत सारे सुनने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे, कुछ इदारा बनाना है। नहीं, छोटी भलाइयाँ कीजिए और वो घर से शुरू होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपसे कहा, 3 डिपार्टमेंट में आपसे मैं बात करूंगा। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 पेरेंटिंग और नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन में ही करियर आता है और ये पेरेंटिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे एक आंख का काम दूसरी आंख के बिना नहीं चलता। जैसे 2 फेफड़ों की जोड़ी है, 2 गुर्दों की जोड़ी है, 2 आंखों की जोड़ी है, 2 कानों की जोड़ी है, वैसे ही पेरेंटिंग और करियर ये आपस में जुड़े हुए हैं। पेरेंटिंग का मतलब क्या है? बच्चा पालने का फन। बच्चे को घर में आप पालेंगे कैसे? अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। नहीं, आपको यह बात मिंबर से कहनी है, जुमे की खुतबों से पहले कहनी है, आम महफिलों में कहनी है। जो नौजवान आपका जुलूस में कम होता जा रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अगर क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काम की बात नहीं कर रहे हैं आप। उसको उसकी आखिरत की तो आपको परवाह है। वो कह रहा है मेरी पहले दुनिया ठीक कर दो आप, आखिरत की परवाह इज पार्ट 2। मुझे इमीडिएट रिलीफ चाहिए। जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, भूखे इंसान के लिए वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक डेमोक्रेसी को वोट बचा के रखता है, लेकिन एक भूख डेमोक्रेसी को भी खा जाती है। तो नेहरू के कहने का मतलब क्या था? इसे रोटी पहले दो, तब वो वोट ठीक से देगा, डेमोक्रेसी को सेव कर लेगा। ऐसे ही इस बात को अगर हम अपने मफहूम में समझे तो उसका मतलब यह है, हमारे मिंबरों से, हमारी महफिलों से, हमारे जलसों से जो बात होती है
उसमें नौजवान आपके पास वो तो आ रहा है जिसको अकीदा और आखिरत बचानी है, वो नौजवान नहीं आ रहा जो दुनिया के मामलात में फंसा हुआ है। वो कह रहा है मुझे यहां से नफा मिलना चाहिए। वो मौज़ूआत मैं आपको देना चाह रहा हूं। पेरेंटिंग के फिर 4 डिपार्टमेंट हैं। नंबर 1, घर का माहौल ठीक कैसे रखा जाए। नंबर 2, बच्चे की करियर प्लानिंग कैसे की जाए। नंबर 3, बच्चों में सेंसिटाइजेशन डेवलप फॉरवर्ड होता है, ट्रांसफर होता है, सेंसिटाइजेशन, हसासियत जिसे हम कहते हैं। और नंबर 4, प्रायोरिटाइजेशन, कौन सा काम पहले करना है। आप देखेंगे कि अक्सर कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें से मुसलमान बच्चे एकदम से उभर के आते हैं, कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद में मुआशरे से उनका ताल्लुक कट जाता है। वो IAS भी बन जाते हैं, बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं, JEE और नीट बड़े अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे सेंसिटाइज्ड नहीं होते हैं। यानी पेरेंटिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट छूटते हैं उनसे। तो करियर प्लानिंग, सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि उसमें इस्लाम का हिस्सा शामिल है। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, अब्बू तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें हमसे क्या तवक्को है। अभी तो वो कॉलेज में 2nd ईयर में है, जब वो 10वीं में था उसने सवाल पूछा। मैंने उससे कहा 2। बोले क्या। मैं कहा नंबर 1, कभी नमाज मत छोड़ना, और नंबर 2, तुम्हारा बाप मर जाए तो अपनी मां को ठोकरों में मत लेना, तुम्हारी जन्नत का रास्ता यहां से। ये सेंसिटाइजेशन है। बदले में मैं उसे कह सकता था कि मुझे एक मकान चाहिए, तेरी आधी तनख्वाह चाहिए, तो उसे ये समझ में आ गया कि बाप की खुशनुदी नमाज में है, नमाज बाकी सारे काम करवा लेगी उससे। करियर प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको जलसों से, मिंबर से पहुंचानी है अवाम तक, वो ये है, हर एक मुसलमान बच्चे की करियर प्लानिंग क्लास 8 से, स्टैंडर्ड 8 से शुरू होती है। इस अवाम को मजबूत लोग चाहिए, कच्चे और कमजोर लोग नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जब ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, कोई आदमी खून देने के लिए जाता है तो उसका पहले चेक करते हैं तेरे में कितनी यूनिट है, हीमोग्लोबिन लेवल तेरा कितना है। पता चला तेरे 5 पॉइंट हीमोग्लोबिन लेवल है, हमने तुमसे 1 यूनिट निकाल ली, हाथ किया, तुम्हें 3 चढ़ानी पड़ गई। क्या तुम्हारा ब्लड लेके करेंगे क्या हम? कमजोर आदमी क्या मदद करेगा किसी की? ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह का एहसान है, ये मजबूत लोग हैं, अलग अलग वजहों से, कोई इल्म से, कोई अपनी रिसर्च से, कोई माल से, कोई खिदमत से। कमजोर आदमी बताओ ना, आपने खुद ही नहीं बिठाया यहां पे, बताओ कौन से कमजोर आदमी को बिठाया यहां पे? 1 2 3 4 5 में से बताओ कौन है कमजोर? ये समझने की बात है। बच्चों की करियर प्लानिंग क्लास 8 से शुरू होती है। क्लास 9 और 10 में आप उसका करियर डिटरमाइन करते हो, इस बच्चे में क्या सलाहियत है, ये क्या बन सकता है। और बच्चे का करियर पता करने में सबसे खराब एस्टिमेट लगाता है उसका टीचर और उसके मां बाप। ये और बता दूं आपको, क्योंकि टीचर बायस है, उसको 10 साल से पढ़ा रहा है, और मां बाप को उससे मोहब्बत है, मोहब्बत का काला चश्मा चढ़ा हुआ उसकी आंख पे, वो उसे ओवररेट कर रहा है। ओवररेट का मतलब समझते ना? हमने खुद ही मान लिया कि इस गाड़ी में 10 लीटर तेल है आधा लीटर, या अंडररेट कर रहे हैं, हमने खुद ही मान लिया कि इस गाड़ी के अंदर आधा लीटर तेल है 10 लीटर। पेरेंटिंग में मोहब्बत हाइल है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको उसे थर्ड पार्टी को दिखाना पड़ता है। जैसे बीमार पड़ने पर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके जहन में यह बात होती है, इसे फीस देनी है। फीस किस बात की देगा? वो एक्सपर्टीज की देगा। ऐसे ही बच्चों का करियर पता करने वाले विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट बाजार में मौजूद हैं, जो आपसे बच्चे के क्लास 8 या 9 में उसका करियर डिटरमाइन करने के एवज एक बार फीस लेंगे। वो 2000 से 10,000 के बीच कुछ भी हो सकती है। मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं है एक बच्चे को बर्बाद होने से बचाने के लिए।
हमारी एक दावत होती है 5,000 रुपए की। तो अगर हमें अपने रिश्तेदारी में एक दावत करनी पड़ गई तो गोश्त 1 किलो के हिसाब से आप अंदाजा ले, सबको हमें माशाल्लाह हम ऐसे हैं कि हमें दावतों का एस्टिमेट निकालने की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। कोई दावत ऐसी नहीं है जिसमें 10 आदमी शरीक हो रहे हैं उसका बजट 5,000 रुपए से कम है। एक वक्त के खाने में हम जो पैसा उड़ा देते हैं उससे कम पैसों में हम यह मालूम कर सकते हैं कि किसी बच्चे का पोटेंशियल क्या है। मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे, इसको बोलते हैं API टेस्ट, एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट टेस्ट। एप्टीट्यूड, बच्चे में पहल क्या है, किस तरफ उसका रुख है, पर्सनैलिटी उसकी शख्सियत क्या है, और आई फॉर इंटरेस्ट। इन तीनों चीजों से मिलकर पता चल जाएगा कि बच्चा अपने करियर में क्या बनेगा। अब आप ये कहेंगे मेरे से, मैंने क्लास 8, 9, 10 का ही नाम क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि 11th में उसे सब्जेक्ट लेना है, तो उस करियर के हिसाब से तो सब्जेक्ट लेगा ना। आप 11वीं क्लास में अगर ये बात पता करेंगे और मालूम चला कि ये बच्चा तो एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी हो सकता था, उसको तो आर्ट्स ले ली उसने, तो फंस गया वो बच्चा। तो इसलिए क्लास 8, 9, 10 में ये लाजमी है। लास्ट है 10वीं क्लास, वजह अब तो उसे 11वीं में सब्जेक्ट लेना है। करियर प्लानिंग को बहुत गहराई से आप समझिए ताकि लोगों में आप ट्रांसफर कर सके ये बात। जिन यहूदियों का आप जिक्र करते हैं बार बार, दुनियावी तरक्की में अगर आप किसी की दुनियावी तरक्की को तो तस्लीम करोगे ना, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन्वेस्ट किया है उसे वो जो लफ्ज उन्होंने दिया वो है ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन, मानव पूंजी। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट होता है, प्लॉटों में और मकानों में और बिल्डिंगों में और इमारतों में नहीं होता है। 3 फ्लैट है, एक चौथा और खरीद लिया, बच्चे पढ़ रहे किसी फटीचर स्कूल में। क्या मतलब क्या है इस बात का? भारत में मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है, मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैंने जितना पैसा कमाया 60% से ज्यादा मैं अपने बच्चों के करियर पे खर्च कर रहा हूं। और इंशाल्लाह मेरे से आप 4 साल बाद आके पूछ लेना और बोलना डॉक्टर उस्मानी आपके बच्चों के करियर इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न क्या है। क्योंकि आपको मुआशरे को ह्यूमन कैपिटल देनी होती है, कैपिटल कैश में नहीं होती है। और यह तो इस्लामी फिक्र है। हम कब से सोचने लगे इन मामलात में कि मेरे पास अभी गोल्ड ले लूं 60,000 का 70 होगा तब बेच दूंगा, ये प्लॉट ले लूं इसके ये रेटें चल रही है। बच्चों का होश ही नहीं कहां है। पेरेंटिंग में सबसे मेरे से पूछते लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टिप सर एक बता दो, एक जिससे हमारा घर का मामला ठीक हो जाए। मैं उनसे वो बात बोलता हूं जो उनके दिमाग जहन में नहीं होती है। मैंने कहा शाम का खाना बच्चों के साथ खाया करो, ये है पेरेंटिंग। चाय खानों में 200 किलोमीटर जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 200 किलोमीटर चाय पीने के लिए जा रहे हैं। लखनऊ का आदमी जगदीशपुर जा रहा है चाय पीने के लिए कि उस ढाबे की चाय बड़ी मशहूर है। मैं कह रहा हूं सिर्फ डीजल के पैसे भी छोड़ दो, आपके पास बहुत माल है, उड़ाओ तुम। लेकिन यार यहां तो सुन्नत हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को लाजिम है ना यार। माल तुम्हारा नहीं है। 100 रुपए के नोट को निकालोगे उस पर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह इस्लामी फिक्र है। माल के हम कस्टोडियन हैं, ऑनर नहीं है। औलादों के हम कस्टोडियन हैं, ऑनर नहीं है। ये कहते हैं ना कि तुमने जो तुम्हारा मकान दुकान है तो कौन से अपने साथ कब्र में ले जाओगे, इस्लामी फिक्र है ना ये। तो आपको फिर ट्रांसफर क्या करना होता है? ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर करनी है, नॉलेज को ट्रांसफर करना है, घर में बच्चे की तरबियत को ऐसा बनाना है। कोई मुझसे पूछता सर आप किसको कामयाब खानदान मानते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं जो तुम्हारे हालात हैं अगर उसके बराबर हो तुम, कोई कामयाबी नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चे उससे नीचे हैं, माइनस में हो, और उससे ऊपर चले गए तुम्हारे बच्चे, तो तुम कामयाब हो। सर बोले ऊपर से क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ऊपर से मतलब यह है वो अकीदे में तुमसे ज्यादा बेहतर है क्या? तुम्हारी औलाद तुमसे बेहतर है क्या? एजुकेशन में, फिक्र में, रिसर्च में, माल में, हेल्थ में, तब वो फैमिली तब क्रेडिट में आती है। बैंक में जाते हो तो 3 तरह की पासबुक में 3 एंट्री होती है। बैंक में जाकर आपकी पासबुक में 3 एंट्री होती है। एक में लिखा रहता है जीरो बैलेंस, एक में लिखा रहता है क्रेडिटेड, एक में लिखा रहता है डेबिटेड।
जीरो बैलेंस का मतलब है खाते में कोई पैसा नहीं। डेबिटेड का मतलब है बैंक मांगता है तुमसे 300 रुपए, 1000 रुपए डालोगे 700 रह जाएंगे। और एक होता है क्रेडिटेड, है तुम्हारे पास 1000 रुपए, तो आपको अगली नस्लों में क्रेडिटेड में नेचर आपको कन्वर्ट करना है। और वो कैसे आएगा? जब आप ह्यूमन कैपिटल तैयार करोगे। ह्यूमन कैपिटल के लिए करियर प्लानिंग लगती है। करियर प्लानिंग शुरू होती है क्लास 8 से। सब बातें जुड़ी हुई महसूस हो रही ना आपको? ये पेरेंटिंग है। एजुकेशन में तो पेरेंटिंग में घर का माहौल ठीक करना है। घर के माहौल के लिए क्या है? रात का खाना हमेशा, बोलिए आप अपने मेंबर से, बोलिए ये बात, आवाम को कहिए ये बात। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इशा की नमाज के बाद बात करने से मना फरमाया है। तुम तो रोजाना सुबह 4 बजे घर आते हो। हमारा एक दोस्त था जयपुर में, उसने कहा अखलाक भाई मैं 21 साल से रात को सोया ही नहीं। मैंने कहा इस पे कोई अवार्ड नहीं मिलता है, यह खराब बात है, इस पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यह फखरिया बात नहीं है। अजीब अजीब टाइप के रिकॉर्ड बनाते हैं हम। घर का मैं चूंकि मीडिया में रहा, अक्सर रात का काम करना पड़ता है हमको, अखबारों में आर्टिकल लिखने के लिए, एडिटिंग में, कुछ भी। अगर मैं घर पे हूं तो जब बच्चे छोटे थे अमान भाई, तो 10 बजे बिजली, घर की बत्ती बंद करके बीवी को सबको पूरा माहौल बना देना है, भाई सोने का टाइम हो गया। दोनों बच्चे सो गए, 11 बजे फिर उठे रात को, अपना काम अब करो। उनको महसूस होना चाहिए घर का निजाम यही है, यही सिस्टम है। ये एनवायरनमेंट के लिए हम काम करना। सेंसिटाइजेशन मैंने आपको बताया। प्रायोरिटाइजेशन, जब आपको बच्चों के लिए बात करनी पड़े, भाई टाइम हो तो बता देना मेरे को है? हाँ, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब हो गया आपको अपने फैमिली में, ये बात आपको अपने पर भी लागू कीजिए आप, और मुआशरे को भी बताइए कौन सा काम 1 नंबर पे करना है। जैसे मैंने अपने बच्चों से बोला हुआ है, तुम्हारी लाइफ का नंबर 1 काम है, नमाज नहीं छूटनी चाहिए तुमसे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले अब्बू 2 पे, मैं कहा 2 पे हेल्थ है तुम्हारी, रात को जागना नहीं है, घटिया खाना नहीं है, बाजार का कुछ खाना नहीं है। बीवी को मोबाइल दे रखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की वाइफ से, तुम ज्यादा से ज्यादा जो है वो चैनल्स देखा करो जिसमें पेरेंटिंग से जुड़ी बातें आती है, खाने पीने की आती हैं। जो चीज बाजार में मिलती है उससे ज्यादा बेहतर हमेशा मेरी अहलिया बना लेती है। बच्चे कहते ही नहीं कभी के बाजार का वो चीज खानी है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फेफड़े खराब हैं, गुर्दे खराब हैं, पड़े हुए हो, मोटे हो गए, माफ करना ये सब बोलना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है कि इसके दुष्प्रभाव कितने ज्यादा हैं, आप उसी में उलझे हुए हो। 3 पे आता है कि आप अपने बच्चे को, मैंने जैसे आपसे कहा पहला अकीदे के ऊपर, जिसमें नमाज उसकी सबसे बड़ी रहनुमाई करती है, 2 पे हेल्थ है, 3 पे जाके उसकी पढ़ाई है। और ये जो एजुकेशन जो मैंने आपसे कहा, अब एजुकेशन में जो बात आपको मुआशरे तक पहुंचानी चाहिए वो 4 बातें जल्दी जल्दी बता देता हूं, 5 मिनट है मेरे पास। हमारा बच्चा कामयाब कैसे होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत यहां से की थी, मजबूत लोग मदद कर सकते हैं, कमजोर नहीं। जिसके खुद के 4 हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या ब्लड डोनेट करेगा? वो 1 यूनिट देगा, 4 फिर मांग लेगा। हायर एजुकेशन में एडमिशन कैसे होते हैं, मैं चाहता हूं इसके ऊपर गूगल मीट करें आप, बार बार मेरे को बुलाएं, मैं बताऊंगा आपको। हायर एजुकेशन एडमिशन, नोट कर लें आप इस बात को। हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जितने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं वो क्या क्या हैं? JEE, NEET, नीट, क्लैट वगैरह वगैरह। इन सब एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को तैयारी कब से लगेगी? वही क्लास 10 से। जो बच्चा 10वीं क्लास से नीट की कोचिंग ले रहा है, सिर्फ उससे उम्मीद की जा सकती है कि 12th के साथ नीट निकाल लेगा। जिस मां बाप को होश 12वीं क्लास में आया है और बच्चे को भी कि मेरे बायोलॉजी में, सर 12th में मेरे बायोलॉजी में 93% है, अब मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा, तो भाई तुझे अब लगेंगे 3 साल। तो तुम तो यार 3 साल पहले कोचिंग शुरू कर देते। ये अखबारों में जो छोटी छोटी तस्वीरें छपती है ना, आप एक बात नोट करना, आपके यहां जो भी हिंदी का अखबार आता है, आप उसका फ्रंट पेज 1 हफ्ते नोटिस करना, सिर्फ 1 हफ्ते। फ्रंट पेज पे आजकल खबरें आती ही नहीं है, सिर्फ इश्तिहार आता है। नोटिस किया आपने?
उन 7 दिनों के इश्तिहार में से 6 दिन सिर्फ एजुकेशन का इश्तिहार होता है। नोटिस किया आपने? इसका मतलब है एजुकेशन हिंदुस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तभी तो इश्तिहार दे रही है। एक दिन आएगा साबुन का, कार का, कंप्यूटर का, और उसमें क्या, उस इश्तिहार में भी फिर क्या उसमें होता है, इतने बच्चे हमारे नीट में सेलेक्ट हो गए, इतने हमारे जेई में हो गए, इतने क्लैट में हो गए, इतने मैनेजमेंट में हो गए। यह हायर एजुकेशन में जो सिलेक्शन होता है, इसके लिए कोचिंग लगती है क्लास 10वीं से। 10वीं में कौन सा बच्चा कोचिंग लेगा? जिस बच्चे की आपने करियर प्लानिंग कर ली। अरे चीजों को जोड़ के देखो ना, कड़ियों को मिला के देखो। 10वीं के बच्चों को कौन से को आप कोचिंग दिला सकते हो? जिसका करियर आपने क्लास 9 में मालूम कर लिया। क्लास 9 में आपने जिसका करियर मालूम किया, वो कौन था? एक्सपर्ट था, थर्ड पर्सन था। मां से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं समझता, लेकिन बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तेरी ही हड्डी और तेरा ही गोश्त है ये जो तेरे गोद में नौजायदा बच्चा है, तेरी हड्डी तेरा गोश्त है। लेकिन औरत नहीं पता कर सकती कि इसको क्या तकलीफ है, वो लेके जाती है शिशु रोग विशेषज्ञ के पास। वो बताता है कि मैडम इसको अंदर ठंड लग गई है, आपने शायद नहा के आई होंगी, आप खुद, आपका बदन ठंडा होगा, दूध पिला दिया होगा, वो ठंडक ट्रांसफर हो गई है, ये निमोनिया से मां कह रही है मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती। डॉक्टर बता रहा है ना, एक्सपर्ट है ना वो सीधे पूछेगा आपने फौरन नहा के आते दूध पिलाया गया इसको? जी हां, ठंडक चली गई। मां नहीं केयर कर पा रही है उसकी, हड्डी गोश्त उसी का है। तो मां बाप और स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर बच्चे का करियर कैसे तय कर सकता है? क्या वो करियर एक्सपर्ट है? नहीं है वो। और कभी भी मां बाप और टीचर को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो करियर डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि उसके पास उस बच्चे को लेकर एक बायस है। बायस समझते ना, पहले से एक राय है, वो राय उसमें हाइल होगी। जैसे ही वो एक्सपर्ट के पास जाएगा, एक्सपर्ट ना कभी उससे मिला, ना उससे मोहब्बत ना बैर, एग्जैक्टली वो सवाल पूछेगा जो पूछे जाने चाहिए, कागज पे लिख के दे देगा, ये 4 करियर हैं आपके बच्चे की, इसमें जिंदगी बन सकती है, इससे आप अलग में बात कर लीजिए। अब आपका मोहब्बत का फार्मूला लागू होता है, इससे पूछो पायलट बनेगा, सिविल इंजीनियर बनेगा, एआई एक्सपर्ट बनेगा, क्या बनेगा? तब वो बच्चा बोलता है अब्बू मुझे तो, जैसे मैंने अपने बच्चों के साथ किया, बोला अब्बू मुझे डेटा बड़ा अच्छा लगता है, डेटा साइंस में उसका एडमिशन है आज, अल्लाह का शुक्र है। ये तो करियर मालूम करने पे ना हायर। दूसरा क्या है? कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है? वो कंपटीशन एग्जाम के कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटे लेवल पे होते हैं 3rd ग्रेड टीचर के, और हाईएस्ट होते हैं आईएएस लेवल के। इसमें होने वाले सिलेक्शन की क्या तैयारी लगती है, इसके ऊपर एमएसओ काम करे। नहीं आपको मालूम है, हम जैसे अफजल भाई जैसे लोगों से आप कॉन्फ्रेंसेस करा लें। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर अमान मियां मेरी बात हुई है शुजात भाई से, हम बहुत जल्दी एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको एडवांस में बता रहा हूं, आपको शुजात भाई बताने वाले थे, मैं एडवांस में बता रहा हूं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होते हैं और विदेशों में रोजगार कैसे लगता है, इसका 1 मंथ का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर ऑल एमएसओ स्टूडेंट्स जो आप इसके मेंबर हैं। फॉरेन में एडमिशन से उसको क्या फायदा मिलेगा, जल्दी से बता देता हूं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन से जो फायदा मिलेगा वो ये कि वो ये हिंदुस्तान में जो नीट जेई के बाद भी, आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। नीट में सर इस साल बैठे 15 लाख बच्चे, गवर्नमेंट की सीटें कितनी हैं? 55,000। सिलेक्शन रेशियो कितना है? 2% से भी कम। जेई के अंदर बच्चा हिंदुस्तान में बैठता है 10 से 11 लाख। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की बता रहा हूं, गवर्नमेंट की अपनी सीटें कितनी हैं? 40,000। सिलेक्शन कितना है? 2% के नीचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना बच्चा जेई और नीट में फेल हो गया, फेल तो नहीं हुआ, वो मेरिट में नहीं आया। ये जो आपका जो दूसरा ये जो टैलेंट बच गया है, इसे उठाकर क्या आप स्कॉलरशिप लेते हुए फॉरेन में एडमिशन दिला सकते हो क्या? यस, दिला सकते हो। मैं मजबूत होने के रास्ते बता रहा हूं आपको। ये एडमिशन कैसे होते हैं, इस पर आप और हम फिर अगले ये जो मीटिंग होगी, जो इंटरेस्टेड हो वो आपको ये फॉर्म मिला है, इस फॉर्म में आप ये एंट्री कर दें कि ये फॉरेन एडमिशन, इस सब में मैं इंटरेस्टेड हूं। हम उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लेके, और जब उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो उसमें उनको शामिल कर लेंगे।
आपके बच्चे नहीं भी हों तब भी आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि नॉलेज आपको आगे ट्रांसफ़र करना है। इसी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। और एजुकेशन में एक लास्ट बात होती है, वो क्या, आप एक नई इंस्टीट्यूट कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर भी। जी बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट के मामले में जैसे मैंने आपसे कहा, गवर्नमेंट सिलेक्शन एक प्राइवेट कंपनियों में नहीं, एक छोटे मोटे दुकानदार के यहां नहीं। हमारे यहां पे जो दाल तोल रहा है किसी के यहां जाके, दुकानदार के यहां, हम सोचते हैं उसकी नौकरी लग गई है। नौकरी नहीं लगी है, गुलामी कर रहा है वो। प्राइवेट सिलेक्शन में, कॉर्पोरेट में जब जॉब लगती है तो उसको माना जाता है प्राइवेट जॉब। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो गूगल मीट पे मैं आपको बोल रहा हूं बार बार के कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इसके ऊपर रहनुमाई करेंगे। स्मॉल बिजनेस कैसे शुरू करें, छोटे व्यापार कैसे शुरू करें, स्टार्टअप जिसको हम बोलते हैं, उसमें बैंक से कितना फाइनेंस मिल सकता है, आपकी पूंजी कितनी, आपके इलाके में क्या जरूरत है। चौथी चीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कैसे आ सकते हैं। कंप्लीट हैंडीक्राफ्ट हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्टर है वो 1% से भी कम है। एक आखिरी खुशखबरी आपको देते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अभी इस वक्त एक दूसरी तंजीम के साथ मिलके एक प्रोग्राम मैंने शुरू करवाया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शिपिंग का कारोबार कैसे शुरू करें। ये 1 महीने की क्लासेस हम चला रहे हैं, 15 दिन हो चुके, 15 दिन बचे हुए हैं। उन 15 दिनों के खत्म होते ही इंशाअल्लाह एमएसओ ये 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। 1 मंथ चलेगी। उसकी कुछ नॉमिनल फीस है, क्योंकि एक्सपर्ट को पैसा दिए बिना हम नहीं मानते कि दुनिया में आपको कोई दिल से पढ़ा सकता जब तक आप उसकी सैलरी नहीं देते। उसकी एक मिनिमम फीस हमने फिक्स कर ली है। एक्सपर्ट जोधपुर के हैं, जिन्होंने खुद कनाडा और इंग्लैंड से पढ़ाई की है और दुनिया के 10 मुल्कों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया है। रईस अहमद उनका नाम है, माशाल्लाह अहले सुन्नत हैं। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट और शिपिंग का कारोबार कैसे करें, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग या इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, इसमें हमारे लोग कैसे आ सकते हैं, उसकी मैं वजह बता दूं, है ना, ये क्योंकि मेरी बात लंबी होगी। उसकी वजह यह है कि इंडिया में जितना भी हुनर का काम है, जिसको हम दस्तकारी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो तकरीबन 100% मुसलमानों के पास में है, पर वो एक्सपोर्ट क्लास में नहीं है। उनको उस क्लास में कैसे लाया जा सकता है, इसमें इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई होगी। मेरी गुफ्तगू में कुछ बात खराब लगी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में तौबा करता हूँ। अच्छी बात लगी तो दुआ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।